हाय गाइस। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे विच इज़ पीई रेशियो। तो पीई रेशियो के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊं कि ऐसी कोई बुक नहीं है मतलब कि जहां पर एज अ डिसिप्लिन किसी कोर्स के रूप में पार्ट के रूप में ये पीई रेशियो कहीं पढ़ाया जाता है एज अ डिसिप्लिन एकेडमिक्स में। यहाँ वहाँ कुछ कुछ बुक्स में इसकी चर्चा मिलती है जो इन्वेस्टर्स ने बुक्स लिखी है, बट थोड़ा अपना एक्सपीरियंस और थोड़ा अपना जो मेरी हाइंडसाइट है, मेरी इनसाइट है इसके बारे में वो, और 2-3 बुक्स से कुछ नॉलेज लेकर मैंने ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाया है। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट कुछ चीज़ें हो सकता है बिगिनर्स के समझ में ना भी आए, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको पूरा देखेंगे और इसको अगर कहीं दिक्कत आ रही तो बार बार इसको वापस जाकर पीछे देखेंगे। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश है कि पी रेशियो को बेसिक से उठाकर थोड़ा आगे लेवल तक ले जाऊं इस प्रेजेंटेशन में, और जो हम दोबारा कभी अगर बनाएंगे पी रेशियो के बारे में वीडियो तो थोड़ा और मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे उसमें, बट आज उतना मैथ्स में नहीं जाएंगे। आज हम इसको क्वालिटेटिव रखते हैं डिस्कशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। आई होप कि सबको बहुत पसंद आएगा। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया। देखिए, पीई रेशियो जैसे कि उसका नाम ही है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये वैल्यूएशन के लिए यूज़ होता है जनरली। हम इससे वैल्यू करते हैं कि किसी कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। तो बात कहीं और से शुरू हो ही नहीं सकती इसके अलावा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो वॉरेन बफेट ने कही है, प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। तो प्राइस जो है वो स्टॉक का सबको पता है कि टाटा मोटर्स का स्टॉक या HUL का स्टॉक कितने में बिक रहा है, तो प्राइस सबको पता है, प्राइस डिस्कवरी है। वैल्यू नहीं पता क्या है, और वैल्यू सब्जेक्टिव है, चेंज होती रहती है, रोज़ बदलती रहती है, और ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर पे भी डिपेंड करती है। तो अब हम प्राइस को वैल्यू से मैरी कैसे करें, कैसे वैल्यूएशन निकालें, उसका एक तरीका पीई रेशियो भी है। तो ये बैकग्राउंड है इसका। फॉर्मूला देख लेते हैं हम। पी रेशियो क्या होता है? पी मतलब प्राइस, ई मतलब अर्निंग्स। तो प्राइस किसका? शेयर का प्राइस, और अर्निंग्स किसकी? कंपनी की पर शेयर। तो मान लीजिए कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस, कोई कंपनी है, मान लीजिए कि टाटा मोटर्स ही है, तो टाटा मोटर्स मान लीजिए इसका शेयर प्राइस जो है वो 500 रुपीज़ है, और इसका अर्निंग पर शेयर मान लीजिए 50 रुपीज़ है, EPS। इसको हमने डिवाइड किया तो ये हमारा आ गया 10। तो इसका 10x जो मल्टीपल है इसका, ये इसका पीई रेशियो हुआ। मोटा मोटा ये होता है। आगे पीई रेशियो से क्या क्या पता चलता है वो हम देखते हैं। फिर ये मैंने अपनी साइड से लिखा है कि इज पीई एन एक्चुअल मीट्रिक? द पीई रेशियो इज टू लिंक द स्टॉक ऑफ द कंपनी टू द कंपनी इटसेल्फ। ये ध्यान देने की बात है कि एक्चुअल लाइफ में ये कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। आप देखिए ये किसको किसको लिंक कर रहा है। ये एक रेशियो है जिसमें डिनोमिनेटर साइड में क्या है? ई, और ऊपर क्या है? पी। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग एंटिटीज से जुड़ी हुई हैं। द न्यूमरेटर इज एट्रीब्यूटेड टू द स्टॉक। ये किसका है? प्राइस। प्राइस है स्टॉक का, कंपनी का नहीं, कंपनी के स्टॉक का। और यहाँ पे जो अर्निंग्स हैं डिनोमिनेटर की हैं। डिनोमिनेटर में जो अर्निंग्स हैं वो कंपनी की हैं। ये जो EPS है वो कंपनी का है। तो ये समझने की बात है कि इन दोनों को लिंक कर रहा है हमारा, मतलब कंपनी के अर्निंग्स को स्टॉक के प्राइस से लिंक कर रहा है हमारा पीई रेशियो। तो ये थोड़ी सी समझने की बात है कि ये एक वियर्ड चीज़ है। ट्रूली स्पीकिंग देयर इज़ नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द टू इन द रियल वर्ल्ड। यस, ये हो सकता है कि EPS ऊपर जा रहा हो फिर भी कंपनी के स्टॉक का प्राइस ना बढ़ रहा हो, या कंपनी का EPS घट रहा हो उसके बाद भी उसका प्राइस ना घट रहा हो। तो ये एक वियर्ड चीज़ है और ये स्पेसिफिकली क्वालिटेटिवली समझने की ज़रूरत है। पी रेशियो इज द मैरिज बिटवीन द स्टॉक प्राइस एंड द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। यस, इन दोनों को लिंक करने के लिए कि ये रेशियो बनाया गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्राइस इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स। व्हेन द ग्रोथ गोज अवे द इक्विटीज आर रिड्यूस्ड टू द बॉन्ड लाइक बॉन्ड्स। हाँ, ये इसमें ये कहा जा रहा है कि जो प्राइस है अपॉन अर्निंग्स, जैसे जैसे अर्निंग्स ऊपर जाएंगी
सूनर और लेटर प्राइस भी ऊपर जाएगा। जैसे कि हम कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन है। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में अर्निंग्स ऊपर जाने पे प्राइस ऊपर ना जा रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा जब ईपीएस ऊपर जाएगा तो प्राइजेस भी ऊपर जाएंगे अंडरलाइंग के या एसेट के। कन्वर्सली ये भी है कि अगर अर्निंग्स कम होती जाएंगी, अर्निंग पर शेयर कम होता जाएगा, तो सूनर और लेटर कैसा भी सेंटिमेंट हो, बाद में धीरे धीरे उसके प्राइसेस करेक्ट ही होने हैं। तो ये समझने की बात है। तो जब ग्रोथ चली जाती है, ईपीएस चली जाती है, तो जो हमारा शेयर का जो पीई जो है, ये हमको इंगित कर देता है कि भाई अगर अर्निंग्स चली गई तो फिर ये जो हमारा जो एसेट है, हमारी जो कंपनी है, वो एक तरह से फिक्स्ड इनकम, मार्केट उसको फिक्स्ड इनकम की तरीके से ट्रीट करता है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बॉन्ड की तरीके से ट्रीट करता है। इट इज़ ट्रीटेड लाइक अ बॉन्ड हैविंग फिक्स्ड इनकम इफ द अर्निंग्स डोंट इम्प्रूव ऑफ द स्टॉक इज ट्रीटेड वर्स देन ए बॉन्ड। अगर फिर समय रहते अर्निंग्स इम्प्रूव नहीं होती है तो स्टॉक जो है बॉन्ड से भी वर्स ट्रीट होता है, फिर उसकी अच्छे से पिटाई होती है। तो अर्निंग्स अगर नहीं होंगी तो स्टॉक नहीं चलेगा, प्राइस नहीं बढ़ेगा। देयर इज़ नो डाइकॉटमी बिटवीन वैल्यू एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। अगला पॉइंट ये है कि ये थोड़ा सा हम लोग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में जा रहे हैं, पी रेशियो में स्पेसिफिकली मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं, उसके आगे जा रहे हैं हम लोग, कि कोई डाइकॉटमी नहीं है बिटवीन वैल्यू एंड ग्रोथ। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि हम तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में कोई डाइकॉटमी नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट वैल्यू का ही पार्ट है ग्रोथ। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसमें ग्रोथ ना हो। तो अगर किसी कंपनी का शेयर है, आपने लिया है स्टॉक और वो ऊपर जा रहा है, तो वो दिख रहा है ग्रोथ, बट है वो किसी अंडरलाइंग वैल्यू के कारण ही। तो ऐसा नहीं है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग अलग अलग चीज़ें होती हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग का ही एक सबसेट है, एक पार्ट होता है। ग्रोथ इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम वैल्यू। वैल्यू एनकम्पासेस ग्रोथ, दैट टू क्वालिटी ग्रोथ। यस, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ और वैल्यू दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रोथ और वैल्यू इनसेपरेबल हैं और लिंक्ड रहते हैं एक दूसरे से। और ग्रोथ भी कैसी ग्रोथ? क्वालिटी ग्रोथ। अब क्वालिटी ग्रोथ की बात आई कि क्वालिटी ग्रोथ में भी क्वालिटी क्या है, ये एडजेक्टिव क्यों लगाया? क्वालिटी ग्रोथ मीन्स ROE शुड ऑलवेज बी मोर देन द ग्रोथ। मतलब कंपनी जिस रेशियो में अपनी इक्विटी पर रिटर्न दे रही है वो उसकी ग्रोथ से ज़्यादा होना चाहिए। कौन सी ग्रोथ है? चाहे सेल्स ग्रोथ हो, चाहे उसकी EPS ग्रोथ हो। क्योंकि अगर ROE यानी कि रिटर्न जो मिल रहा है हमें वो कम होगा और ग्रोथ ज़्यादा होगी तो हमें डेट लेना पड़ेगा। और ग्रोथ विदाउट ROE नीड्स फंड्स फ्रॉम आउटसाइड टू ग्रो, दैट इज डेट फाइनेंसिंग। ये सारी बातें हम PE में इसलिए कर रहे हैं कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि PE रेशियो इन सब बातों से रिलेटेड है। ग्रोथ से, वैल्यू से, ग्रोथ रिलेटेड है ROE से, ROE रिलेटेड है डेट फाइनेंसिंग से। तो केवल सिंपली लोग उठा करके PE रेशियो निकाल लेते हैं और कहते हैं इसका PE 40 है तो स्टॉक महंगा है या सस्ता है। तो केवल इतनी ही बात नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। फिर डेट एक डबल एजेड सोर्ड है, मे बी होना चाहिए, मे बी डिजास्टर्स व्हेन हैंडल्ड विद द ग्रीड और इम्प्रूडेंस और बोथ। तो आप देखिए, मान लीजिए कि आपने डेट लिया और आपने उसको ठीक से मैनेज नहीं किया। उस डेट से आप ला रहे हैं ग्रोथ अपने EPS में, जबकि आपका ROE नहीं है। आप ग्रोथ ला रहे हैं तो आपका EPS बढ़ रहा है। आपका EPS बढ़ रहा है तो मार्केट देखा देखी शॉर्ट टाइम में बीइंग अ वोटिंग मशीन आपको स्टॉक का प्राइस जो है वो बढ़ा के दे रहा है। तो आपका PE जो है एक्सपैंड हो रहा है। तो देखने में सब अच्छा लग रहा है कि हमने लो PE पे स्टॉक लिया था, डेट लिया, हैवी डेट लिया और लेते जा रहे हैं, कैश गजलर होते जा रहे हैं, जलाते जा रहे हैं। वहाँ से ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ से EPS ग्रोथ आ रही है, EPS ग्रोथ से फिर वो प्राइस ऊपर जा रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर ऊपर जा रहा है तो न्यूमरेटर भी ऊपर जा रहा है बैलेंस करने के लिए, और फिर PE बढ़ रहा है। तो PE हमने कम PE पे स्टॉक लिया, 10 के PE के 100 के PE पे स्टॉक चला गया, हमारा पैसा 10 टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स से मल्टी बैगर हमारा हो गया, 10 बैगर हो गया, 10x हो गया। तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पूरा मॉडल टिका है वो इस बात पे टिका है कि हमारे डेट के कारण हमारी ग्रोथ आ रही है, ना कि हमारी इक्विटी पर रिटर्न्स के कारण। तो ये बात खास समझने की ज़रूरी है कि हाई PE या लो PE अपने आप में कुछ नहीं होता। वो कौन से
पैरामीटर्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं जिसके कारण वो पी हाई है तो हाई है और लो है तो लो है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमें उस कंपनी में देखना चाहिए क्वालिटेटिवली, और उसी से उसका बिजनेस मॉडल हमें समझ में आता है। सिनर्जीज, एक्सपैंडिंग मार्जिन, अनसरमाउंटेबल मोट, ऑपरेटिंग लीवरेज, एट प्ले हाई ROE, ऑल एट प्ले साइमल्टेनियसली लीड होना चाहिए, लीड टू PE एक्सपेंशन। PE एक्सपेंशन कब होता है? अब पहले तो PE एक्सपेंशन क्यों होता है और क्यों डिज़ायरेबल है कि हमने 10 के PE में कोई कंपनी ली, हम चाहते हैं हमारी कंपनी मल्टीबैगर बने तो उसका PE 10 में लेने के बाद कुछ साल बाद 100 हो जाए। तो वो कैसे होगा? ऐसे होगा, ये सब चीज़ें होंगी तो सिनर्जीज़ हों, एक मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हो, हमारे मोट हमारा बहुत अच्छा हो, इम्पेनेट्रेबल हो, ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा अच्छा काम कर रहा हो, कंपनी का ROE हाई हो, ये सब एक साथ जब प्ले करता है तब हमारा PE एक्सपेंशन होता है। तो PE एक्सपेंशन डिज़ायरेबल है और वो इस तरीके से होता है। तो ये पूरी की पूरी फंडामेंटल एनालिसिस ही हो गई कंपनी की, जो कहीं ना कहीं क्वालिटेटिवली PE के रूप में रिफ्लेक्ट होती है। तो PE अगर हम ठीक से समझ लें कंपनी का, तो उसमें पूरा का पूरा ड्यू पॉइंट एनालिसिस ही हो जाता है एक तरह से कंपनी का। अब PE कितने तरह के होते हैं? PE 2 तरह के होते हैं। एक तो TTM, ट्रेलिंग 12 मंथ्स, तो इसमें 12 महीने की जो पुरानी वाली अर्निंग्स है उसके बेस पे निकालते हैं, भाई P/E है। तो इसमें अर्निंग्स को 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक अर्निंग E1 और दूसरी अर्निंग या तो हमारी हो जाए E2। तो E1 क्या है हमारी? ये है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, पिछले 1 साल की जो अर्निंग्स रही है उसके बेस पे निकाला, या फिर हमने आगे के 1 साल की अर्निंग्स का असेसमेंट किया, अनुमान लगाया और उसके बेस पे निकाला। बट TTM जो PE है वही सही मानी जाती है, क्योंकि जो फॉरवर्ड PE है ये हमेशा अनुमान होता है और ये ट्रू नहीं होता है। अब अच्छा PE क्या है, खराब PE क्या है? हम लोगों ने अक्सर सुना होगा कि फलाना कंपनी बहुत कम PE में मिल रही है, ले लो, अच्छी है, वैल्यू बाई है। या हमने सुना होगा फलाना PE बहुत हाई PE पे मिल रही है, मतलब बहुत महंगा स्टॉक है। लेकिन देखिए, ये इतना सिंपल नहीं है। अगर कोई चीज़ सस्ती है तो वो किसी कारण से सस्ती है, और अगर कोई चीज़ महंगी है तो वो किसी कारण से महंगी है। अब हमको बस ये देखना होता है कि वो महंगी है तो वो जितनी महंगी है उससे एसोसिएटेड वैल्यू भी क्या कमेंसुरेट उतनी है, या कोई चीज़ सस्ती है तो क्या आज सस्ती है लेकिन क्या उसके अंदर वैल्यू है, क्या वो ऐसा कोयले की खदान में वो हीरा तो नहीं है। तो इसमें ये समझने वाली बात है। अपने आप में कई हाई PE या अपने आप में लो PE, दोनों में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हाई PE हमेशा ख़राब है या अच्छा है, या लो PE हमेशा ख़राब या अच्छा है। ये डिपेंड करता है। अगर हाई PE सस्टेन करने वाला है 20 साल तक, इसकी लॉन्जेविटी है, तो ये अच्छा है। अगर लो PE कंपनी का भी PE एक्सपेंड कर सकता है फ्यूचर में, तो वो अच्छा है। तो ये दोनों तरह से काम करता है। सवाल ये है कि पूरा बिजनेस मॉडल उस कंपनी का कैसा है। अब यह है कि क्या लो PE हमेशा मतलब उसकी वर्थ है? क्या लो PE हमेशा अच्छा होता है? चीप कंपनीज ऑलवेज अ वैल्यू बाई? नो, क्योंकि 99% चीप कंपनीज हमेशा चीप ही रहती हैं, उनका PE हमेशा 7 ही रहेगा। आप 7 पे लेके बैठ गए हैं कि मेरी वैल्यू इन्वेस्टिंग है, ये मेरी ग्राहम एंड डॉट की इन्वेस्टिंग है, ये मेरी वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग है। तो ग्राहम एंड डॉट की इन्वेस्टिंग में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चार्ली मंगर ने आके वॉरेन बफेट के मॉडल को कैसे चेंज किया था। चार्ली मंगर ने कहा कि केवल सस्ता ही नहीं खरीदना है, उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो वो मॉडल तो वहीं पर तो सेटल हो गई डिबेट, वो मॉडल तो उसी समय चेंज हो गया था। लेकिन लोग आज भी वो वैल्यू इन्वेस्टिंग और सिक्योरिटीज एनालिसिस लेके बैठे रहते हैं और बताते हैं कि चीप कंपनी खरीदनी है हमें, और इस नाम पे वो वैल्यू इन्वेस्टर बनते हैं। तो ऐसा नहीं है। आपको ऐसी कंपनी का अपनी एनालिसिस से ऐसी कंपनी लेनी है जिसका PE लो हो बट फ्यूचर में जाके उसके एक्सपेंशन की भी संभावना हो। आर गुड थिंग्स ऑलवेज कॉस्टली? मे बी, मे नॉट बी। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा गुड थिंग्स कॉस्टली नहीं होती। वहाँ पे गोल्ड भी होता है, कभी कभी आपको बार्गेन में मिल रहा होता है, कभी कभी वहाँ पे आपको कचड़ा भी आपको बहुत गोल्ड के रेट में बिक रहा होता है। तो बार्गेन की जगह ही है जहाँ पे मिस्टर मार्केट आपको अलग अलग रेट्स देते हैं, और आपकी अपनी अकल है कि आप किस तरीके से गोल्ड को चीप प्राइसेस में खरीद लेते हैं। इज देयर अ बार्गेन? यस, सर्टेनली। उसी की जगह है स्टॉक मार्केट। अब हम देखेंगे कुछ रीजन जिस कारण से किसी कंपनी का PE हाई हो सकता है। एंट्री बैरियर, अगर कोई ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें नई कंपनीज की एंट्री बहुत मुश्किल है, तो कंपनी बहुत सेफ हो जाती है हमारी, तो हमारा PE जो होता है उस कंपनी का वो हाई हो जाता है। क्वालिटी, ब्रांड, मोट, मैगी है, नेस्ले है,
सभी बना सकते हैं नूडल्स, लेकिन जो नूडल्स मैगी के बिकते हैं, जो उसका ब्रांड है, जो उसका मोट है, वो किसी के पास नहीं है। कोका कोला सिमिलरली। सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स जितनी सस्टेनेबल होंगी, सबको दिख रहा है कि उसकी अर्निंग इस ग्रोथ से बढ़ती रहेगी, भले वो बहुत हाई ना हो लेकिन एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो, उससे हमारा पी हाई होता है। विजिबिलिटी, लो वॉलेटिलिटी ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स, उससे हमारा पी हाई होता है। प्रॉफिटेबिलिटी, हाई एफिशिएंसी, दैट इज़ हाई आरओई। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है कंपनी का तो उसका पी ज़्यादा होगा। कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्री कैश फ्लो जितने ज़्यादा होंगे और जितने प्रेडिक्टेबल होंगे कंपनी की डिविडेंड यील्ड जितनी ज़्यादा होगी, और अल्टीमेटली कंपनी का बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट पेडिग्री कैसी है, हाई मार्जिन्स हैं, हेल्दी मार्जिन्स हैं, लेसर कंपटीशन है, मोट हाई है, एंट्री बैरियर है, ये सब का लब्बो लुआब, इस सब का रिफ्लेक्शन अल्टीमेटली जा कर के आपके पीई में होता है। ये तो अगर कंपनी में ये सब अच्छी चीज़ें होंगी तो उसका पी हाई होगा। ये भी हो सकता है कि किसी कंपनी में ये सब अच्छा हो लेकिन मार्केट ने अभी उसको डिस्कवर ना किया हो तो पीई लो हो, आप ले लें, उसके बाद 5 साल उसका पी हाई हो जाए और पी एक्सपेंशन होने से आपके पास आपका स्टॉक मल्टीप्लाई हो जाए। पी रेशियो एक्सपेंशन, पोटेंशियल मल्टीबैगर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ये सबसे ज़्यादा मिसयूज चीज़ है, हर आदमी आजकल मल्टीबैगर ही बताता रहता है। तो पी रेशियो एक्सपेंशन कैंडिडेट वेयर देयर इज ए स्टडी जर्नी फ्रॉम लो टू हाई पी। वही बात है कि आप ऐसा स्टॉक ले रहे हैं जिसका पी कम है और समय के साथ उसका पी एक्सपेंड कर रहा है, इस तरह से वो स्टॉक मल्टीबैगर बन जाता है पी रेशियो एक्सपेंशन से। आफ्टर रीचिंग अ स्टेज ऑफ हाई पी देन सस्टेनेबल लॉन्जिविटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स। एक बार उसका पी एक्सपैंड हो गया, फिर अगर वो सस्टेनेबली केवल उसका ईपीएस ही बढ़ता रहेगा तो भी वो आपका अच्छा कंपाउंडर बन जाएगा। वो हम मैथ्स में जाएंगे कभी कैसे होता है। क्वालिटी हेयर मीन्स हेल्दी एंड इंक्रीजिंग मार्जिन्स विच आर प्रोडक्ट ऑफ न्यूअर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। हाँ, अब यहाँ पे जो क्वालिटी अर्निंग्स हैं उसका मतलब है कि उसके जो मार्जिन्स हैं वो बढ़ते रहें, हेल्दी रहें मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या ग्रॉस मार्जिन या नेट प्रॉफिट मार्जिन उसके जो हैं वो बढ़ते रहें। वो कैसे बढ़ेंगे? जब उसका प्रोडक्ट स्पेशलिटी प्रोडक्ट होगा। स्पेशलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? ये वो प्रोडक्ट हैं जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में बेचे जाते हैं और रॉ मटेरियल को बल्क में खरीदा जाता है, जैसे पोटैटो वर्सेस पोटैटो चिप्स। आलू की क्या वैल्यू है और आलू के चिप्स की क्या वैल्यू है आपको पता है। तो इस तरीके से अगर आप मेजरमेंट की यूनिट चेंज कर दें, आप किसी चीज़ को खरीद रहे हैं टन्स में रॉ मटेरियल को, और आप उस चीज़ का जो प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं वो आप बेच रहे हैं ग्राम्स में, तो आपने ऐसा वैल्यू एडिशन किया है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, कमोडिटी नहीं है, और इसके कारण से आपके मार्जिन्स हेल्दी रहेंगे क्योंकि आपके पास प्राइसिंग पावर रहेगी। मार्जिन्स हेल्दी रहेंगे तो उसको हम क्वालिटी अर्निंग बोलेंगे, और क्वालिटी अर्निंग्स रहेगी तो हमारा जो पी है वो हमेशा हाई रहेगा। तो इस तरीके से जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं इस पे बहुत डिपेंड करता है, या सर्विसेज जो दे रहे हैं इस पे डिपेंड करता है कि पोटेंशियल मल्टीबैगर कैसा होगा, और वो उसके पी से रिफ्लेक्ट होता है। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है, ये कंपनी नेस्ले इंडिया है, इसका पीई हम लोगों ने पी चार्ट लगाया है। देखिए इसका पीई 2006 में 50 था। पीई इधर लिखा हुआ है, ये वो तो ईपीएस लिखा हुआ है, तो इसका पी 30 था, ये 30 है। 30 के पीई से 2006 में जर्नी स्टार्ट होती है, यहाँ पर पहुँचता है ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, ये 80 है, ये 90 है। 90 के पी तक पहुँचा। तो अगर आपने 30 के पी पे ख़रीदा है और वहाँ से स्टॉक 90 के पी पर जा रहा है, यानी कि 3 टाइम्स हो गया। कितने साल में? 2017 ईयर्स में। तो आप कंपाउंडिंग निकाल लीजिए इसकी। अगर आप CAGR निकालेंगे तो इतने % रिटर्न केवल पी के थ्रू आए। अभी वो हम आगे मॉडल देखेंगे रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करते हैं पी के थ्रू, और फिर बाकी ईपीएस से आया। जो बार्स हैं वो ईपीएस हैं, ईपीएस भी बढ़ता जा रहा है। तो जनरली पीई ऐसे होता है ना, P अपॉन E। तो जब पीई बढ़ रहा है तो मतलब पीई रेशियो एज अ होल बढ़ रहा है, लेकिन ई भी बढ़ रहा है नीचे, इसका मतलब पी बहुत तेज़ी से बढ़ा होगा। आप समझिए इसको, मतलब पीई रेशियो 3 गुना हो गया ये। लेकिन ये भी अगर
अर्निंग्स भी अगर 10 टाइम्स हुई हैं, यहाँ पे अर्निंग्स कितनी थी, अर्निंग्स यहाँ पे थी मुश्किल से, अर्निंग्स ये होगी, ये 100 ये 50 है, यही मान लीजिए, चलिए 25 मान लीजिए। तो अर्निंग्स 25 से चली गई 300, ये तो अर्निंग्स चली गई 325 से, तो कितने टाइम्स हुआ, 25 से 300, ये हो गया 60 नहीं 12 टाइम्स। तो ये अर्निंग्स 12 टाइम्स हो गई, उसके बाद पी को होना है 3 टाइम्स, यानी कि ये 36 टाइम्स हुआ होगा प्राइस, तभी ये 3 टाइम्स हो पाएगा। तो देखिए इस स्टॉक का प्राइस 36 टाइम बढ़ गया यहाँ से। इस तरह की कंपाउंडिंग होती है जब पी एक्सपेंशन होता है। तो ऐसे दूसरा चार्ट, अच्छा ये उसका प्राइस का चार्ट लगाया हुआ है हमने कि स्टॉक का प्राइस का चार्ट है, प्राइस कैसे बढ़ा, ये था मतलब कितने भी रुपए का था पता नहीं, और ये जाकर यहाँ पे 25,000 का हुआ नेस्ले। सेम कहानी टाइटन के चार्ट में है। तो ये प्राइस है, पी निकालते हैं, ये पी है। देखिए किसी ने इसको यहाँ खरीदा होगा 5, पी इसका यहाँ पर है, पी इसका 40 है, किसी ने 40 पे ख़रीदा और 140 तक गया। इस तरह का 4 गुना 5 गुना इसका पी एक्सपैंड हुआ 5 टाइम्स, 5x। और ईपीएस जो एक्सपैंड हो रहा है वो भी आपको दिख रहा है। तो ये हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, जब ईपीएस बढ़ेगा तभी पी बढ़ेगा इस तरह से, और जब दोनों बढ़ेंगे तो गजब फिर मल्टीप्लाई होंगे दोनों आपस में, कंपाउंडिंग होगी। ये मैंने डायमंड्स फ्रॉम द डस्ट बुक जो है उसमें से लिया है ये एग्जिबिट। मार्शलस जो उसका है सौरभ मुखर्जी जी का, उनका जो फ्रेमवर्क है उससे मैंने ये एग्जांपल लिया है। इसमें ये इन्होंने समझाया कि रिटर्न्स जो होते हैं 2 तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। एक तो पी एक्सपेंशन से रिटर्न्स आते हैं स्टॉक के, और एक पी और दूसरा जो ईपीएस ग्रोथ होता है उससे आते हैं। जैसे मान लीजिए इन्होंने 3 तरह की कंपनियां ली, ए, बी और सी। ए कंपनियां जो हैं उसमें अर्निंग्स बहुत नहीं बढ़ रही हैं 10 साल में। बी कंपनियां जो हैं वो ऐसी हैं कि जैसे कि हमारी कंज्यूमर वाली कंपनियां है, कोका कोला टाइप की, HUL, तो उसमें 12% का हमारा CAGR से उसका EPS बढ़ रहा है, ये EPS है अर्निंग्स। और तीसरा अच्छी कंपनियां इन्होंने और ले ली, मान ली इन्होंने एशियन पेंट्स और HDFC बैंक को माना है कि उसकी अर्निंग्स 25% से बढ़ती है। तो एक कंपोनेंट तो ये है स्टॉक के रिटर्न का, दूसरा कंपोनेंट ये होगा या फिर ये होगा। अगर यहाँ पे पी एक्सपेंशन होता है, 10 साल में पी डबल हो जाता है अगर, तो 7% का CAGR रिटर्न आएगा। कैसे आएगा, रूल ऑफ एक होता है, वो आप पढ़ लीजिएगा, रूल ऑफ 144। तो उसमें ये होता है कि 144 को अगर हम इससे भाग दे दें, डिवाइड कर दें 10 ईयर से, टाइम से, तो हमको ये पता लग जाता है कि हमारा पैसा कितने साल में डबल होगा। नहीं, 144 को हम अब मैं इसको, मेरा भी दिमाग से एकदम उतर गया ये। 144, रूल ऑफ 144 क्या है, 144, चलिए इसको मैं भी देख लेता हूँ। बट ये हमारा ये है पॉइंट कि अगर इसका पी डबल होता है 10 साल में, तो 7% का ही रिटर्न दे रहा है। तो जो 12 यहाँ पे 0 था, 0 + 7 होकर ये 7 रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर 12% हमको EPS से मिला और 7% हमको मिल गया हमारे पी एक्सपेंशन से, तो ये 19% का रिटर्न हो गए। इस तरीके से अगर यहाँ पे 25 का रिटर्न मिला है तो 7 में 25 ऐड होकर 32% का रिटर्न हो जाता है। तो ये डिज़ायरेबल है, जहाँ पे पी एक्सपेंशन भी हो, इधर से पी एक्सपेंशन मिल रहा है और इधर से 25% का EPS ग्रोथ मिल रहा है। अगर हमारा पी हाफ हो जाता है 10 साल में, हम बहुत हाई पी कंपनी खरीद लेते हैं, जैसे हम लोगों ने हैप्पीएस्ट माइंड्स, बहुत लोगों ने हाई पी पे खरीद लिया, कुछ लोगों ने रिलैक्सो हाई पी पे खरीद लिया। तो अगर 10 साल में उसका पी हाफ भी हो जाए, लेकिन अगर वो 25% से ग्रोथ कर रहा है, तो 25 - 7 18% का रिटर्न निकल के तब भी आ जाएगा। और दूसरा वाला सिनेरियो जो है मीडियोकर सिनेरियो, उसमें ये हो जाएगा। तो डिज़ायरेबल कौन सा है, ये वाला है जिसमें हमारा पी एक्सपेंशन भी हो और EPS ग्रोथ भी बढ़े। बट ये वाला भी बुरा नहीं है जिसमें हम हाई पी वाली कंपनी ले लें, बट कंपनी की कंपाउंडेड EPS ग्रोथ अच्छी हो। सबसे बुरी स्थिति ये है कि ना कंपनी की इंडिकेटर अर्निंग ग्रोथ है और ना उसका वो हाई पी पे भी हमने ले लिया,
मतलब EPS भी ग्रो नहीं कर रहा है, कंपनी बूढ़ी भी हो गई है और हमने उसको हाई पी पे उठा लिया, जहाँ से उसका EPS अब पी अब उसका कॉन्ट्रैक्ट ही होना है। तो ये चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। रूल ऑफ 72 बोल रहा था मैं और बात करते करते 144 लिख रहा था, 72 ही होगा, ये दिमाग में कुछ और चलता है तो ऐसे ही होता है। 10 ईयर से उसको डिवाइड करेंगे तो 7.2% आ जाएगा। दूसरे तरीके से करेंगे अगर 7.2% 70 रूल ऑफ 72 कहता है कि 72 से अगर हम नंबर ऑफ ईयर्स को डिवाइड कर दें यानी कि 10 ईयर्स, तो आ जाएगा वो रेट जिससे अगर स्टॉक ग्रो करे 7.2% तो वो 10 साल में डबल हो जाएगा। आप गूगल भी कर सकते हैं इसको। उस पर 3 तरह के रूल होते हैं, रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114 और रूल ऑफ 144। तो ये स्टॉक प्राइस, ये किसी कमोडिटी के प्राइस को डबल होने के लिए होता है, ये ट्रिपल होने के लिए होता है और ये 4 टाइम्स होने के लिए होता है। चूँकि दिमाग में मेरे पी चल रहा था तो मैं थोड़ा सा उस समय रिलेट नहीं कर पाया। तो इस तरीके से हमने देखा कि पी रेशियो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है और कैसे ये कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल, क्वालिटी, ROE इन सब से रिलेटेड होता है। केवल ये ऊपर से शैलो के रूप में ऊपर से इसको नहीं देखा जा सकता। तो आई होप कि ये मेरी एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा नए लोगों को, बट आप इसको दोबारा तिबारा एक बार वीडियो को देखेंगे तो आपको एक कायदे समझ में आएगा। और आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ये वीडियोस हम लोग बड़ी मेहनत से बनाते हैं और आप जब इसको शेयर करते हैं तो इसका रीच बढ़ता है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।